अगेन अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और इसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम का सीजन चल रहा है और अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पे आ चुके हैं। यह है ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, अगर आप आरटीयू के स्टूडेंट हैं, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं, इवन आप सीए के स्टूडेंट हैं, तो भी मैं आपके लिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन लाया हूं जो यूजुअली सारे एग्जाम्स के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि ये क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाने, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यकीन मानिए इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। अपना पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड ऑफ द वैल्यू एजुकेशन। एक्सप्लेन द नीड ऑफ द वैल्यू एजुकेशन, ये एक मैं कहता हूं कि बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मैंने बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में देखा, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में देखा, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में देखा, एन नंबर्स ऑफ बीबीए के पेपर्स में देखा। ये क्वेश्चन बार बार हमेशा एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन बन जाता है कि वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है। जब हम ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं या इसके अलावा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट बोला गया है, कहीं केवल प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट बोला गया है, नाम कुछ भी रख लें लेकिन कंटेंट वही रहेगा। तो इसमें जो पहला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वैल्यू एजुकेशन आखिर में होते क्या है। तो वैल्यू एजुकेशन को डिफाइन करना है, काफी आसानी से मैंने यहां पर लिख रखा है, वैल्यूज अलाउड द इंडिविजुअल टू इंटरेक्ट हार्मोनियसली विद अदर्स। अब वैल्यूज होते क्या हैं, मूल्य होते क्या हैं, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि वैल्यूज क्या होते हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि वैल्यूज क्या होते हैं। वैल्यूज आर सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम खुद डिसाइड करते हैं कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। कुछ कास्ट एंड कम्युनिटी में नॉनवेज खाना अलाउड है, कुछ कास्ट एंड कम्युनिटी में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो दीज आर द वैल्यूज, दीज आर एज सच सिमिलर एज द मॉरल वैल्यूज, एज कि ये हर किसी बंदे की अलग अलग हो सकती है। मेरी मॉरल वैल्यूज मेरी सिस्टर की वैल्यूज से या मेरे ब्रदर की वैल्यूज से डिफरेंट हो सकती है। हम सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम फैमिली को क्यों ना बिलोंग करें, हमारी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। तो आज इतने हायर एजुकेशन पे वैल्यू एजुकेशन की जरूरत क्यों आई, क्यों सिखाना पड़ा कि वैल्यू एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बेसिकली कहीं ना कहीं जो एमएचआरडी है या बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर वैल्यू एजुकेशन जो है, वैल्यूज जो है वो लैक हो रही है। हम बड़ों का आदर करना भूल रहे हैं, एक मेंटली स्ट्रेस आ जाता है, बहुत सी एन नंबर्स ऑफ द थिंग्स जो है वो स्टूडेंट की लाइफ के अंदर आ गई है। जैसे फैमिली का उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि ये बनना है वो बनना है, और उसमें कहीं ना कहीं वो वैल्यूज यानी कि अच्छी चीजों का, यहाँ पर वैल्यूज और एथिक्स को सिमिलर माना गया है। जब हम इसका आंसर राइट डाउन करेंगे, बोथ आर द डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर सिमिलर माना गया है कि वैल्यूज यानी कि अच्छी चीज है। वैल्यूज यानी कि आपको अच्छा कार्य करना है जो आपको हेल्प करता है दूसरों से इंटरेक्ट करने में। मुझे अच्छा लगता है कि यदि कोई मेरे साथ में अगर वहां पे कोई पिज्जा शेयर करना है तो वाह, पिज्जा लवर है यानी कि वो मेरी कम्युनिटी का है। वो स्वीट पसंद करता है यानी वो मेरी कम्युनिटी का है। कोई चिली पसंद करता है तो वो मेरी कम्युनिटी का नहीं है। तो ये मैंने सेट ऑफ आई सेट बना दिया कि ये कलर, ये कास्ट, ये कम्युनिटी मेरे पसंद की है, ये मेरी वैल्यूज हैं। मैं मंदिर में जाऊंगा तो चप्पल बार खोलूंगा। ये मैंने खुद के अंदर एक फिनोमिना बना दिया। ये कहां से आया, ये मेरे को मेरी फैमिली से मिला, मेरी सोसाइटी से मिला, मेरे फ्रेंड सर्किल से मिला, मेरे एल्डर से मिला, समटाइम माय फ्रेंड्स जो मेरी हेल्प करते हैं मेरी वैल्यू क्रिएट करने में। तो ये वैल्यूज है, ये हेल्प करती है। अब एजुकेशन इसके लिए क्यों जरूरी, ताकि हम चूज कर सके कि कौन सी वैल्यू अच्छी है और कौन सी खराब। गांधी जी की वैल्यू अच्छी है कि एडोल्फ हिटलर की वैल्यू अच्छी है? बोथ आर द लीडर्स, बोथ लीडर्स थे। गांधी जी भी लीडर हैं और एडोल्फ हिटलर भी लीडर थे, लेकिन किसकी वैल्यू ज्यादा अच्छी है, वायलेंस की है, नॉन वायलेंस की है? तो कौन सी वैल्यू इज बेटर, ये वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसमें कोई ये दावा न करे कि सर ये क्वेश्चन आए नहीं। देखिए अभी तक जितना भी मैंने प्रेडिक्ट करा है,
जो लास्ट ईयर मेरा प्रेडिक्शन था 5 क्वेश्चंस मैंने बताए थे, 5 आउट ऑफ 4 भी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हिट हुए हैं, तो काफी अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी में मेरे क्वेश्चंस हिट हुए हैं। ठीक है, आंध्रा में भी कुछ क्वेश्चन, आंध्रा यूनिवर्सिटी में भी कुछ क्वेश्चन हिट हुए थे, क्यों 5-7 क्वेश्चन है, इज नॉट अ बिग डील, बट आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाएगी एग्जाम में अच्छे मार्किंग लाने की। ठीक है, इन सब की डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इसलिए आज अपन केवल जिस्ट में बात कर रहे हैं कि वैल्यूज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनका हमको किस तरीके से उन क्वेश्चन पे अप्रोच करना है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, तो उसमें पहले वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग बता के फिर आपको उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। नेक्स्ट एक्सप्लेन, ये काफी एक इंटरेस्टिंग का स्टेटमेंट है, आई एम द सीयर, आई एम द डूअर एंड एंजॉय द बॉडी इज माय इंस्ट्रूमेंट। यहां पर ये कहना चाह रहा है कि मैं ही देखने वाला हूं, मैं ही करता हूं और मैं ही एंजॉय करने वाला हूं, बॉडी इज माय इंस्ट्रूमेंट। यहां पर दो जनों के बीच की बात कही गई है, पहला है आई और दूसरा है सेल्फ, दूसरा है सेल्फ। एक आई है और एक सेल्फ है और ये दोनों तो सिमिलर है, आई और सेल्फ, और दूसरा है हमारी बॉडी। अब ये बॉडी क्या कह रही है? सेल्फ यानी कि चेतना। अब यहाँ पर बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट, अधिकतर मैं साइंस को पढ़ाता हूँ कॉमर्स का, लेकिन साइंस बैकग्राउंड को पढ़ाते हैं, तो साइंस के स्टूडेंट बोलते हैं सर आई यानी चेतना, यानी कि कुछ मन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि साइंस ने उसको डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कभी ना कभी तो सपना देखा होगा, तो सपने में आपने, हर बच्चा जब कोई सपना देखता है या हर इंसान कोई सपना देखता है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी घटना घटती है कि वो सपने में अपने आप को देखता है। अब आप तो सो रहे हैं तो फिर वो देख कौन रहा है? आप तो सो रहे हैं उस सपने में, तो फिर वो देख कौन रहा है? जो देख रहा है वो ही आपका आई है, और जो वहां पर घूम रहा है, जो सपने में दिख रहा है, वो आपकी बॉडी है। यानी कि मन अलग बताया है ह्यूमन वैल्यूज में और फिजिकल बॉडी अलग बताया है, दोनों के मेल से ही कार्य होता है। यदि आज बॉडी आपकी तंदुरुस्त है और आपका माइंड सेट नहीं है पढ़ाई का, तो कितनी ही कोशिश कर ले, कोई भी ब्रह्मांड से कोई भी आ जाए, आपको नहीं पढ़ा सकता। लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी अगर इतना साथ नहीं दे रही और आपका मेंटली विल पावर स्ट्रांग है, तो आप निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा, आप पढ़ाई कर लेंगे। ऐसा कब होता है? जब आई एंड बॉडी इक्वल वर्क करते हैं। ये इक्वली वर्क कब करते हैं? जब हम मूवी देखने जाते हैं। मूवी आई, 3 घंटे की मूवी, 2 घंटे की मूवी क्लिक में कंप्लीट हो जाती है। तो क्लिक में कंप्लीट कैसे होती है हमारी? अब अगर 2 आवर्स का अगर कोई लेक्चर आ जाए, वो भी मेरा, तो बच्चे थक जाएंगे कि भाई क्या पढ़ा रहे हो, रहने दो। बट 2 आवर्स की यदि मूवी चला दी जाए और वो भी किसी उनके पसंदीदा एक्टर की, तो बच्चों को लगेगा वाह, चलने देते हैं, 2 आवर्स की क्यों, 2.5 आवर्स की क्यों। जब हम टेस्ट मैच देखते हैं तो मॉर्निंग 9 से 5 o'clock तक हम पूरा टेस्ट मैच तक देख लेते हैं, लेकिन अगर आप उसी के बाद पढ़ाई की बात करें तो मॉर्निंग 9 से 5 o'clock तक हम पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी और आई एक साथ कोएग्जिस्टेंस में वर्क नहीं कर रहे होते। बॉडी कुछ और मांग रही होती, आई कुछ और कह रहा होता है, मन किसी और चीज में लगा है। जैसे अभी अपन वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मन कहीं और चल रहा है, एग्जाम के अंदर चल रहा है। अरे एग्जाम बाद में होगा, लेकिन अभी तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सुन लो, कहीं ना कहीं वो चीज काम आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बॉडी है वो केवल आई के इशारों पे चलती है। जो आई कहना चाहता है, जो हमारा मन कहता है, वही सारी चीजें होती हैं। आई जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग करता है। वो हमें बताता है कि हमें सुख मिल रहा है। घड़ी पहन रहा हूं तो टाइम देखने के लिए पहन रहा हूं, लेकिन रोलेक्स की पहनूंगा, टाइटन की पहनूंगा तो एक मेंटली सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? कौन सी ऐसी चीज है? ये हमारी आई डिसाइड करती है। गाड़ी कौन सी चला रहा हूं, गाड़ी कौन सी चला रहा हूं, एक व्हीकल है, एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाता है, लेकिन साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, इससे आपको कंफर्टनेस महसूस होने लग जाती है, आपकी बॉडी वैसे बिहेव करने लग जाती है, जबकि उसमें फिजिकल कंस्ट्रेंट का कोई लेना देना नहीं होता। साइकिल से हाँ थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बाइक से थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, कार से और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन एक कार, जैसे आप ऑडी हाई एक्सपेंसिव कार ले लीजिए और एक थोड़ा लो एक्सपेंसिव में अपन अल्टो गाड़ी ले लेते हैं, दोनों में अगर एक बंदा जा रहा है तो उसको कंफर्टनेस ऑडी में ज्यादा लगेगा। क्यों? मेंटली उसको लगने लग जाता है, वो भी कुछ समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी की सारी चीजें आया करता है।
ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनके वीडियो बना चुका हूं। आज केवल अपन क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, ये है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन है क्या, खुद के बारे में पता लगाना सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मैं आगे जाके भविष्य में क्या करूंगा। बहुत अच्छी बात जीवन की मैंने एक जगह पढ़ी है कि यदि आपने अपने आप से जीवन में रोज 5 मिनट बात नहीं करी, केवल 5 मिनट बात नहीं करी, तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाए। केवल 5 मिनट खुद से रोज बात करिए, सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आगे उसका क्या परिणाम होगा और फ्यूचर में आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, क्यों, ये सारी प्रोसेस है। मैं खुद के बारे में कैसे पता लगाऊं कि मेरे को भविष्य में जो करना है वो कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट है बीइंग द कीन ऑब्जर्वर, यानी कि आपको ऑब्जर्व करना है खुद को सही से, ऐसा नहीं मन से। यकीनन आप अपने बारे में सबसे अच्छा जानते हैं और उसके बाद आपके माता पिता, उसके बाद आपके दोस्त, जो आपको सबसे अच्छे से जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, किन्हीं के माता पिता कम जानते होंगे, दोस्त ज्यादा जानते होंगे, लेकिन बीइंग अ कीन ऑब्जर्वर आप टिक मार्क करिए। आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप मैथ्स में अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप किन किन चीजों में खराब हैं, आप फिजिक्स में खराब हो सकते हैं, आप लॉ में खराब हो सकते हैं, आप किन सब्जेक्ट में खराब हो सकते हैं, आप कार ड्राइविंग में खराब हो सकते हैं, आप बाइक रेसिंग में खराब हो सकते हैं, आप इतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं हो सकते या टेक्नो फ्रेंडली हो सकते हैं, किन चीजों में अच्छे हो सकते हैं, किन चीजों में खराब हो सकते हैं। सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना है, फिर हमको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पे, कि हम उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम चीजों को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर हम एम कर लें, हम विश करेंगे तो वो एकदम माइंड में रहेगा कि ये चीज हो सकती है, कैसे होगी, लेकिन एम कर लें, लक्ष्य बना लें कि ये करना है, सॉल्यूशन के ऊपर माइंड करना है, प्रॉब्लम पे नहीं करना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो हमारी इमोशन है कि हाँ मुझे करना ही है। लाइफ के अंदर हमेशा सबके साथ अप एंड डाउन रहता ही है, थ्रू आउट अप एंड डाउन आता है, कभी भी लाइफ एक पैरेलल नहीं चलती, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो इस तरीके से चलती रहती है। लेकिन हमको हमारे इमोशंस को पकड़ के रखना है, हमने ये टास्क कंप्लीट ही करना है। देन कोर वैल्यूज, कभी भी अपने वैल्यूज को सेक्रीफाइस नहीं करना, वैल्यूज यानी एथिक्स को सेक्रीफाइस नहीं करना, यानी कि हमेशा सच्चे मन से सच्ची राह पे चलना है। शॉर्टकट से अमीर बना जा सकता है, शॉर्टकट लेके तुरंत अमीर बना जा सकता है, लेकिन उतनी ही जल्दी उससे गिरा भी जा सकता है। यानी कि आप कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, तो वो वाली बात है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यदि आप अपना पूरा एफर्ट लगा के काम करेंगे, तो आपकी एनरिच होने की और पिक पे बने रहने की संभावना काफी ज्यादा है। और अगर आप फ्लोप में चले गए, तुक्के में वहां पहुंच गए, तो गिरने की भी संभावना उतनी ही ज्यादा है। देन लास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका एरिया, किस एरिया में आपको वर्क करना है। ठीक, मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी सांसारिक जो जीवन है उसको छोड़ के चले जाए, हिमालय पे जा रहे हैं अब तो भगवान की प्राप्ति करनी, नहीं। आप गृहस्थ जीवन में ही रहेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ में ही रहेंगे, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। उसके साथ रहते हुए आपको आपके गोल अचीव करने हैं। किसी को कुछ छोड़ के आपको आपके गोल अचीव करना पड़ता है, तो वो आपका बंधन है, वो आप एक्चुअल में गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आप अपने उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं ऑलरेडी सारे करा चुका हूं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में देखने को मिलता है, और बहुत से बच्चे इसका सही आंसर लिखते हैं, बहुत से गलत भी लिख देते हैं। ठीक है, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू इन अ रिलेशनशिप। क्या है पॉइंट? ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू इन अ रिलेशनशिप। एक्सप्लेन। यानी कि कोई भी रिलेशनशिप की बुनियाद क्या है? ट्रस्ट है। आप कहेंगे बात तो सही है, लेकिन सर इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए? बात तो सही है कि विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी चीज, गाड़ी चलती ही नहीं आगे। अगर हम गाड़ी पे भी विश्वास करते कि किक मारूंगा तो चालू हो जाएगी, है ना, बटन दबाऊंगा तो चालू हो जाएगी, अगर सर्किट सही है तो ट्रस्ट जो है वो फाउंडेशन वैल्यू होता है किसी भी रिलेशनशिप का। अब यहाँ पे रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही
नहीं, यहाँ पे फादर मदर का भी रिलेशनशिप होगा आपके साथ, ब्रदर सिस्टर का भी हो सकता है, किसी के कलीग्स के साथ भी हो सकता है, एम्प्लॉइज में भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी हो सकता है। तो इसमें ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को ना मान के बाकी एक ब्रॉडर वे में अपन को इसको सोचना है कि किसी भी रिलेशनशिप का जो बेस होता है वो ट्रस्ट होता है। यदि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं देन ही आपका पैरामीटर, आप उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी, देन आप कोलैबोरेट कर पाओगे और देन आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रांग बॉन्ड में एग्जीक्यूट होगा, वरना आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बॉन्ड में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये ऑलरेडी अपना वीडियो लंबा ना हो, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम है। डिटेल वीडियो और रिवीजन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ये भी क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में देखने को मिलता है। 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं। कौन-कौन से? मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। ये 4 तरीके के ऑर्डर है, हमेशा अपन को याद रखने हैं। मटेरियल ऑर्डर के अंदर कौन-कौन सी चीजें आती हैं? सॉइल आता है, बहुत आसान है याद करना। सॉइल आता है। सॉइल क्या है? मिट्टी है। अब मिट्टी क्या एग्जिस्ट करती है, ना उसमें ग्रोथ होती है ना कमी होती है। हाँ, आप तोड़ोगे तो है ना जमीन में कुछ कम हो जाएगी, ऐसा नहीं, वो केवल अपनी ठोस दाव गैस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएगी, लेकिन एग्जिस्ट करती है, ना उसकी ग्रोथ होगी। देन प्लांट एग्जिस्ट भी करते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। एक पेड़ लगाओगे 10 पेड़ लगेंगे, एग्जिस्ट भी करेंगे और ग्रोथ भी करेंगे। देन उसमें एनिमल एग्जिस्ट भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और इनको ये भी पता होता है कि ये पर्टिकुलर एनिमल है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको इंद्रियां दी, वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उन्हें पता है, हाथी को पता है दूसरा हाथी है और ये अदर स्पीशीज है। वो शेर नहीं बोलेगा कि वो शेर है, वो बोलेगा ये अदर स्पीशीज है, वो बोलेगा ये मेंढक है, वो बोलेगा ये इंसान है। ऐसा नहीं, उसको केवल लगता है अदर स्पीशीज, यानी कि वो ये जानता है कि आय में कौन कौन है, यानी आय यानी उसमें चेतना का विकास हो जाता है। किसी एक डॉग को लाएंगे तो उसको पता लग जाएगा कि उसका मालिक कौन है, लेकिन उस मालिक को इंसान बोलते हैं ये नहीं पता। उसको पता होगा उसका नाम ए है, बी है, सी है, डी है, वो उसके नाम से रेक्टिफाई करेगा। और वो खुद के नाम को भी, ब्रूनो नाम है, पेप्सी नाम है, कोई भी कुत्ते का नाम हो, आप उसको आप आवाज देंगे वो रिवर्ट बैक करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस हो जाता है कि वो आइडेंटिफिकेशन है उसकी, देयर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, देयर आई, उसमें चेतना का विकास हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एग्जिस्ट भी करता है, ग्रोथ भी करता है, आय भी होती है और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है वो है हैप्पीनेस। वो खुश हो सकता है, वो मुस्कुरा सकता है। तो जीवन में याद रखिए, यदि आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं और आप स्वस्थ हैं, आपके दोनों हाथ दोनों पांव हैं, और तो आप करोड़ों लोगों से ज्यादा सुखी हैं इस दुनिया में। भगवान ने आपको बहुत कुछ अपार संपत्ति दी है। यदि आप मेरा वीडियो देख सुन पा रहे हैं और आप इसका जवाब सुन पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप करोड़ों लोगों से ज्यादा सुखी और समृद्ध हैं। और इसलिए तो खुश हो जाइए, जरा सा मुस्कुराइए, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि केवल ह्यूमन बीइंग है, वो एग्जिस्ट भी करता है, ग्रोथ भी करता है, विलिंग टू आई भी होता है, जैसे मैंने सेल्फ और आई का बताया था, सेल्फ बॉडी और हैप्पीनेस, यानी कि वो इमोशंस भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन पे आ चुका हूं मैं और 7 ही क्वेश्चन है और 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। 7 क्वेश्चंस के जवाब आपको पता होने चाहिए। एक्सप्लेन द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड द हार्मोनी। अब यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है? अब यूनिवर्सल, एक तो अभी तक अपन ने पढ़ा था डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स, अब यहाँ पर बात हो रही है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर यानी कि हम ऐसे कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पर जो है एक्सट्रीम माइंडसेट में चला गया है ऑथर और कह रहा है कि एक ऐसा वातावरण हो जो सबका साथ और सबके विकास की बात करी जाए। यहाँ पे कुछ ही लोग, नेता लोग करते हैं सबका साथ सबका विकास, ऑन पेपर नहीं होगा, ऑन पेपर होता है, एक्चुअल में नहीं हो पाता। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात कही गई है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की यहाँ पर हमारा जो 5 डायमेंशन है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सबका विकास, एजुकेशन भी बढ़े, हेल्थ भी बढ़े, जस्टिस भी बढ़े, हर किसी के पास इक्वल राइट्स हो, किसी का भी कुछ बुरा ना हो, ठीक है। फैमिली के अंदर हमारी हार्मोनी होनी चाहिए। हार्मोनी यानी कि सामंजस्य, वो हमारी बात समझे, हम उनकी बात समझे और दोनों एक ही बात पे एग्री या डिसएग्री हो। ऐसा नहीं है कि वो किसी बात पे एग्री और हम किसी बात पे एग्री,
ऐसा ना हो। नेक्स्ट फैमिली क्लस्टर विलेज, जब हम फैमिली क्लस्टर में पहुंच जाते हैं तो विलेज के बाद हमारी सोसाइटी के बाद हमारा नेशन के बाद हमारा वर्ल्ड, इन सब में एक हार्मोनी का वातावरण हो, सब कोई भी वॉर की बात नहीं करें, सब पीस की बात करें, सभी डेवलपमेंट की बात करें, ऐसी एक्सट्रीम फिलोसॉफी इसके अंदर लिखनी है आपको, क्योंकि ऑन पेपर तो मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप ये चीजें लिखोगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव। एन नंबर्स ऑफ द देश हैं जो हमेशा वॉर के लिए उत्सुक रहते हैं। आज अमेरिका और यूक्रेन हेल्प कर रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर का भी का टेंशन चालू है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश के बीच में वॉर का टेंशन हमेशा चालू रहता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात करें जाए तो एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी जगह जहां पर सब कुछ पीसफुली रहते हैं, सब अपना साथ में विकास करेंगे, सब डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये वॉर नहीं होगी। और लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन कितनी बार फर्स्ट ही आ जाता है एग्जाम के अंदर, और बहुत से बच्चे इसका सही आंसर लिख देते हैं, बहुत से गलत लिख देते हैं। तो क्या है ये? प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स ऐसे सेट ऑफ रूल्स, पहले इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। पहला पॉइंट है एथिक्स और दूसरा पॉइंट है प्रोफेशनल। तो पहला पॉइंट जब मैं एथिक्स लेता हूं, दूसरा पॉइंट प्रोफेशनल लेता हूं, तो कुछ डिफरेंस हो जाता है। एथिक्स क्या है? कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जैसे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये बातें जो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, यानी कि आप किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, लेकिन एथिक्स जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। प्रोफेशनल, अब किसी कार्य को करने की स्पेशल क्वालिटी प्रोफेशन कहलाती है। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो प्रोफेशन है, ठीक है, फार्मेसी के स्टूडेंट है तो प्रोफेशन है, बीए के स्टूडेंट को प्रोफेशन नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि कोई एक स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो प्रोफेशन। तो आप यदि किसी जॉब पर हैं और कुछ प्रोफेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप सीए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कह सकते हो एक डॉक्टर हैं, लॉयर है, एक इंजीनियर है, तो अगर आप कुछ प्रोफेशन फील्ड में हैं तो उसकी एक सेट ऑफ रूल्स होंगे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे। कौन से? जैसे टाइम पे पहुंचना चाहिए, कभी भी कंपनी की पॉलिसीज को चेंज नहीं करना चाहिए, कंपनीज के सारे ऑर्डर्स जो आपके बॉस के द्वारा दिए हुए हों फॉलो करना चाहिए। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कास्ट और कम्युनिटी के हैं, वो मॉरल वैल्यूज में बात आ जाती है। एथिक्स गोल्डन रूल्स जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा, ज्यादा मैं लंबा वीडियो करना नहीं चाहता। ये स्टेप बाय स्टेप है कि आपको अपने वर्क एथिक्स कैसे फॉलो करने हैं, वर्क एथिक्स आपको कैसे बढ़ाने हैं। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर n नंबर्स ऑफ द वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाइएगा, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और ऑल द बेस्ट। और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कोई गलती हो, कहीं पे इंप्रूवमेंट का चांस हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।